नमस्कार एवरीवन। आज का विषय सबका चिर परिचित जाना पहचाना विषय है प्रउत के 16 सूत्र। तो अभी हम लोग षोडश विधि के आध्यात्मिक षोडश विधि के अंतिम पादान पे हैं। CSD के कल हम लोग सुन रहे थे और उसके बाद हम लोग प्रवेश कर गए हैं प्रउत के 16 सूत्र में। ये 16 दोनों में कॉमन है और हम सब जान गए हैं कि बिना 16 विधि में स्टैब्लिश हुए प्रउत के लिए बिना सदविप्र की राह ही पकड़नी पड़ेगी। दूसरी कोई राह नहीं है जो प्रउत को समाज में स्थापित कर सके। तो हम लोग आज 16 सूत्र पर चर्चा करेंगे। लेट मी शेयर माय स्लाइड इफ एट ऑल आई कैन। वन यस। तो आज का विषय यही है प्रउत के 16 सूत्र। और आप सभी लोगों से परम पुरुष ने बता दिया कि इसका पूरे दुनिया की पूरी धरती के सबके हित के लिए सबके सुख के लिए इसे प्रचारित करना है। प्रचारित करने के पहले हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए क्लासेस चल रहे हैं। और इन क्लासेस के लिए मैं आज शुरू में बता दूं कि ये क्लास की जो परिकल्पना थी 2017 में लोग किए थे। उस समय आचार्य विमलानंद अवधूत दादा द्वारा निर्धारित प्रउत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वितीय स्तर के विषय वस्तुओं का व्याख्या इसमें हम लोग करेंगे। और इस व्याख्या के जो नोट के जो बनाने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी देन है, वो है BK राय जी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे। इन एडिशन टू दैट हम लोगों को जहां भी कुछ मिलता है जिससे कि हम लोग अपने क्लास को एनरिच कर सकते हैं और इसको समृद्ध कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रउत, नव्य मानवतावाद और आध्यात्म, ये तीनों का समन्वय ही समाज में प्रउत ला सकता है या एक अच्छा समाज बना सकता है या सद्विप्र समाज बना सकता है। तो इसमें प्राइमरी बात यह है कि सबका लक्ष्य एक है, परम पुरुष की तरफ बढ़ना। तो लाइफ इज अ मूवमेंट फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। और आध्यात्म का आधार होने से मन जब बड़ा होता है तो जितनी भी संकीर्णताएं हैं, चाहे वो जाति की संकीर्णता हो, मजहब की संकीर्णता हो, इवन देश की संकीर्णता हो या किसी भी तरह की कुंठित सोच हो, वो सब जब मन बड़ा होता है तो धीरे धीरे अलग थलग पड़ जाती हैं। और मन बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म साधना करते हैं। आध्यात्म का मतलब ही होता है ब्रह्म की तरफ बढ़ना, ब्रह्म साधना। तो ब्रह्म साधना में उनको ब्रह्म ही इसलिए कहा गया है कि ये तो वो खुद बड़े हैं और जो उनकी भावना लेता है उनको भी वो बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाने का मतलब है कि मन इतना बृहद हो जाता है कि लगता है कि हाँ वो, क्योंकि आप परम पुरुष का रोज ध्यान करते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये प्रकृति का विधान है। और जब साधक जब इस तरह के प्रोटो स्पिरिचुअलिटी को मान के चलता है तब वो नव्य मानवतावाद में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है। नव्य मानवतावाद, मानवतावाद का जो प्यार है उसको वो और आगे लेकर के पशु पक्षी पेड़ पौधे चर अचर जीव सब में लगा देता है। सबको उतना ही प्यार करता है जितना मनुष्य को प्यार करता है। और इन दो मानसिकता मतलब आध्यात्मिक आधार और नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्य ही प्रउत को समझ सकते हैं और प्रउत की स्थापना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इसलिए बात मैंने शुरू में रखी थी। श्री प्रभात रंजन सरकार कोट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ तांत्रिक बर्ड। आध्यात्म जो है, आध्यात्म की जो राह है वो एक तांत्रिक पक्षी की तरह है जिसका कि एक डायना, एक विंग जो है वो प्रउत है, दूसरा विंग जो है वो नव्य मानवतावाद है। मतलब अध्यात्म की राह पर मनुष्य सबको लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके लिए हर तरह की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थ्रू प्रउत और साधना करके मन बड़ा करने का विचार, यदि उसका दृष्टिकोण बड़ा नहीं है तो इसलिए दोनों जो है बिना इनके आप आगे आध्यात्मिक जीवन पे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इन तीनों को लेकर के चलना ही होता है।
इसीलिए अभी तक हम लोग षोडश विधि के बारे में पढ़े। अब हम लोग समझ गए कि हमारे पास जो रसद है वो मनुष्य को देवता बनाने का, वो औरों के पास नहीं है, इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं षोडश विधि के बाद प्रौत के 16 सूत्र पर। तो इसमें जो है ये है प्रौत के 16 सूत्र। इसमें जो प्रौत के पहले 8 सूत्र हैं, ये थोड़ा सा नट सेल में जानकारी होनी चाहिए। ये सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए, मतलब समाज कैसा होता है, समाज की जो अपनी प्रिंसिपल होती है, सिद्धांत होती है, समाज की सिद्धांत पर काम करता है, इसके बारे में है। तो इसमें जो 8 सूत्र हैं वो मैंने इसलिए रखा है, इसको लगभग 2-3 बार रिपीट करेंगे सो दैट हम सबको लगभग याद हो जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम प्रौत की बात जब करते हैं तो प्रौत के 16 सूत्र हमें कंठस्थ हो जाएं, तो इनको पढ़ने से, इनको चैंटिंग करने से भी हमको याद आ जाता है कि व्हाट इज ये है क्या। तो बाबा इसमें कहते हैं पहला है वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, इसको हम बाद में समझेंगे। चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्रका शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धनं क्रांति, तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धनं विप्लव, और शक्ति संपातेन विपरीत धारायां विक्रांति, एंड तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां प्रति विप्लव, एंड पूर्णवर्तनेन परिक्रांति, और अंत में जिस पर कि सब कुछ आधारित है, वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। विचित्रता प्रकृति का धर्म है, कोई भी दो चीज आइडेंटिकल नहीं है। इसके बाद जो आते हैं जो 8 सूत्र, टोटल 16 सूत्र हैं, तो बैलेंस 8 सूत्र जो हैं वो अर्थनैतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। और इसमें हमने जो पीला कलर से है आगे दिखा देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रौत के 5 मूलभूत सिद्धांत। वो 12 से स्टार्ट होते हैं, मतलब समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, यहां से शुरू होता है, और 16 तक 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रौत यही हैं। पहला आपने सुन लिया, समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। दूसरा है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगा प्रकर्तव्य विचार समर्थितं बंटनश्च। तीसरा है फंडामेंटल प्रौत के जो सूत्र हैं उनमें से व्यष्टि समष्टि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनायां चरमोपयोगश्च। और 15वां है स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगा सुसंतुलिता विधेया। और 16th जो अंतिम श्लोक है वो है देश काल पात्रैः उपयोगः परिवर्तन्ते ते उपयोगः प्रगतिशीला भवेयुः। अब इसको हम बाद में इसकी परिभाषा को समझेंगे। और सबसे जो लास्ट श्लोक है आनंद सूत्रम का, वो श्री श्री आनंद मूर्ति जी उसमें कहते हैं प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हितार्थं सर्वजन सुखार्थं प्रचारितम। ये सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए इसका प्रचार करोगे, ये प्रचार करने के लिए है समाज में। तो हम आते हैं पहले सूत्र पर। पहला सूत्र है प्रौत के सामाजिक सिद्धांत, जो 1 से 8 जैसा मैंने आपको बताया, उसका पहला सूत्र है वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम। यानी कि समाज में शूद्र क्षत्रिय विप्र और वैश्य, इन 4 वर्णों की क्रम से प्रधानता का समय आता है। ये साइक्लिकल ऑर्डर में चलते हैं, ये ऐसा विधान है, समाज का ऐसा नियम है, और ये प्राकृतिक नियम है। तो अभी जो हम देख रहे हैं फर्स्ट सोशल साइकिल जो है, पहला है जो शूद्र युग था, जिसको हम लोग उस दिन पढ़े थे, समाज का क्रम विकास में एरा ऑफ वर्कर्स। उसके बाद एरा ऑफ वॉरियर्स आया, जिसको हम छात्र युग कहते हैं। इसके बाद एरा ऑफ इंटेलेक्चुअल्स आया, जिसको हम विप्र युग कहते हैं। एंड लास्ट में जो अभी चल रहा है वो है एरा ऑफ इक्विजिटर्स, जिसको हम वैश्य युग कहते हैं। तो इंग्लिश जो इसका मीनिंग है इस श्लोक का कि वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द सोशल साइकिल वन क्लास इज ऑलवेज डोमिनेंट। जैसे आज आप देख सकते हैं, आज हर जगह वैश्य का बोलबाला है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। सो इन द फ्लो ऑफ सोशल साइकिल वन क्लास इज ऑलवेज डोमिनेंट।
ये जो सोशल साइकिल चलता रहता है, इसमें जो 4 क्लास हैं। एक बात और कह दूं कि हम लोग जब शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य कहते हैं तो हम किसी जन्मगत जाति के आधार पर हम इसको नहीं कहते हैं, हम मेंटल कलर के ऊपर कहते हैं, मानसिक जो उसका वर्ण है उसके ऊपर हम मनुष्य को विभाजित करते हैं, न कि जन्मगत अवधारणाओं पर। तो इसमें जो कुछ वर्ड हैं जो संस्कृत में है, इनको हम लोग समझेंगे। वर्ण मतलब सब लोग समझते हैं, जो चतुर्वर्ण जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो रंग से संबंधित है, मेंटल कलर से संबंधित है। प्रधानता मतलब प्रीडोमिनेंस, हावी होना, मतलब हर समय कोई ना कोई एक जो वर्ण है वो हावी होता है समाज पर। चक्र किसको कहते हैं? साइकिल, सोशल साइकिल, समाज चक्र को यहाँ चक्र कहा गया है। दैट इज वो साइकिल किसका है, चक्र किसका है? क्षत्रिय, विप्र, वैश्य और शूद्र का। और धारायाम जो है, इट इज द फ्लो ऑफ सोशल साइकिल, धारा प्रवाह में, समाज चक्र की धारा में, इसके क्रम में ये सारे जो वर्ण हैं एक एक करके डोमिनेट करके समाज में आते रहते हैं। इसका भावार्थ अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जानते भी हैं, आदि काल में सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित समाज नहीं था, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं क्रम विकास में, समाज का क्रम विकास में, कि शुरू शुरू में जब मनुष्य इतना उन्नत नहीं था मानसिक रूप से, तो उस काल को शूद्र युग कहा जा सकता है। तब सभी श्रमजीवी थे। इसके बाद आती है साहसी एवं शक्तिशाली सरदारों का युग। सरदार मतलब सिख नहीं, क्षत्रियों का युग, बहादुरों का युग आता है, जिसे हम छात्र युग कहा गया है। तत्पश्चात बुद्धिजीवियों का युग आया, जिसको विप्र युग की आख्या दी गई है। और सबके अंत में आया व्यवसायियों का युग, जिसका नाम है वैश्य युग, जिसे आज हम फेस कर रहे हैं। तो ये जो है शूद्रों का दृढ़ निबद्ध समाज न होने तथा उनमें बौद्धिक अल्पता के कारण समाज शासन शूद्रों द्वारा होता नहीं है। शूद्र विप्लव के बाद जो समाज की बागडोर है, वो नेतृत्व उसमें आता है, वो संभाल नहीं सकते, तो वो आ जाता है क्षत्रियों के हाथ में। तो ये लोग वीर और साहसी होते हैं, इसलिए द्वितीय बार छात्र युग के आगमन की सूचना यही करते हैं। कैसे? शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, तत्पश्चात विप्लव आता है, उसके बाद फिर द्वितीय परिक्रमा जब होती है समाज चक्र में, तो फिर इसी तरह से समाज चक्र घूमता रहता है। तो ये आप पहला श्लोक समझ गए, वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम, मतलब समाज में किसी न किसी वर्ण का हमेशा डोमिनेंस रहता है, प्रधानता रहती है। अब आते हैं दूसरे श्लोक पे। दूसरा श्लोक है, अच्छा ये मैं बता रहा था, चलिए दूसरे श्लोक में आएगा। ओके, तो प्रौत के सामाजिक सिद्धांत जो है 8, उनमें से जो दूसरा श्लोक है, पहला था वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम, दूसरा है चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्रकाः। चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्रकाः, इसलिए सीक्वेंस में बनाया गया था क्लास की। पहले आप सद्विप्र क्या है आप बहुत ठीक से समझ चुके हैं, फिर भी बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे। इसका हिंदी अर्थ है समाज चक्र के केंद्र में, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, नियंत्रक के रूप में सद्विप्रों को प्रतिष्ठित होना चाहिए। यदि समाज को शोषण मुक्त बनाना है तो समाज चक्र के मध्य में सद्विप्रों को प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसका इंग्लिश में मतलब है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सोशल साइकिल, सद्विप्रास कंट्रोल द सोशल साइकिल इन ऑर्डर टू लिबरेट ऑल। सद्विप्रों का यही मानस रहता है कि हम सबको लेकर के चलें, और क्यों न सब, क्यों अंतिम लक्ष्य क्या है? सबका लिबरेशन, सबको मुक्ति मोक्ष। आपका मिशन ही है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी मोक्ष के लिए तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन सबको उसी राह पर लेकर के चलें, इसके लिए उनके रसद की व्यवस्था करनी होगी, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसका काम सद्विप्रों का, इसलिए सद्विप्र को समाज चक्र के केंद्र में रखा गया है। और इसीलिए दूसरा श्लोक है चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्रकाः। अब इसका थोड़ा वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में है। चक्र केंद्र मतलब
इन द न्यूक्लियस ऑफ द सोशल साइकिल, चक्र के केंद्र में। सद्विप्र कौन कौन होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा बोल देता हूं। लिटरली इसका जो मतलब होता है वो बोलते हैं कि ट्रू विप्रा, जो सदविप्र होते हैं, मतलब जो अच्छे विप्र होते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित विप्र होते हैं, उनको सदविप्र कहते हैं। द हाईएस्ट मॉरलिस्ट, उनको सदविप्र कहते हैं। स्पिरिचुअल एस्पायरेंट और स्पिरिचुअल रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं, हिंदी में है सद्विप्र लोग नैतिकवान, आध्यात्मिक, क्रांतिकारी या विप्लवी मनुष्यों का नाम है, या मनुष्यों को कहते हैं। चक्र मतलब आप समझ चुके हैं, समाज चक्र। नियंत्रका मतलब कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला। चक्र नियंत्रका मतलब समाज चक्र का नियंत्रण करने वाला कौन है सेंटर में, वो है सद्विप्र। तो इस श्लोक का ये क्या बोलते हैं संधि विच्छेद था। अब इसका भावार्थ जाने तो जो नीतिवादी आध्यात्मिक साधक यानी कि जो सद्विप्र शक्ति संप्रयोग के द्वारा पाप का दमन करना चाहते हैं, वे ही सद्विप्र हैं। चक्र की परिधि में इनका स्थान नहीं है, क्योंकि ये चक्र का नियंत्रण करेंगे, चक्र की धुरी या प्राण केंद्र के रूप में अधिष्ठित रहेंगे। चक्र ठीक उसी तरह से चलता रहेगा, किंतु प्राधान्यवश, जब से हम लोगों ने देखा कि किसी न किसी की प्रधानता रहती है, तो प्रधानतावश क्षत्रिय युग में क्षत्रिय यदि शासक की भूमिका से शोषक की भूमिका में अवतीर्ण हो जाएं, विप्र युग में विप्र यदि शोषक की भूमिका में ये ग्रहण कर लें, अथवा वैश्य युग में जैसा कि आज है, वैश्य यदि शोषक की भूमिका में अवतीर्ण हो, उस दशा में शक्ति संप्रयोग के द्वारा सत और शोषित जनों की रक्षा करना तथा असत और शोषकों का दमन करना इन्हीं सद्विप्रों का धर्म हो जाता है। प्रभात रंजन सरकार ने सद्विप्रों के विषय में और भी कुछ कहा है, कुछ बातें यहां हैं जो आपको बता देते हैं। यम नियम में प्रतिष्ठित होकर सुसंबद्ध चिंताधारा और परिकल्पित कार्य प्रणाली की भित्ति से मानव जाति के दैहिक मानसिक उत्तरण के लिए जो सर्वदा सचेष्ट रहते हैं, वही सब आध्यात्मिक विप्लवी हैं और उन्हें ही सद्विप्र कहते हैं। ये मैं कोट कर रहा हूं, भाव और भावादर्श पृष्ठ संख्या 109 में है। दूसरा बाबा कहते हैं, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी इन सद्विप्रों को समाज के प्रति मौलिक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य संपादन करना होगा। मतलब केवल भजन कीर्तन करने से नहीं चलेगा, साधना करने से, एक षोडश विधि का पालन करने से जो आप में एनर्जी आती है उसे समाज सेवा में लगाना होगा, समाज को आगे बढ़ाने में लगाना होगा। इसका अर्थ यही है। आगे बोलते हैं, सद्विप्र निष्क्रिय साक्षी गोपाल जैसे नहीं रहेंगे, ब्रज गोपाल जैसे नहीं रहेंगे, खेला खेला, साधना किया, भजन किया, कीर्तन किया। नो, वो तो वो करेंगे ही। कोई व्यष्टि अथवा श्रेणी जिससे अन्य के ऊपर शोषण न कर पाए, इसलिए सद्विप्र सदा कर्म तत्पर रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे। इस कारण से सद्विप्रों को हो सकता है स्थूल शक्ति संप्रयोग भी करना पड़े, केवल ज्ञान ही नहीं, जैसा आगे आएगा। कारण उन्हें लड़ना होगा उसी शक्ति केंद्र के विरुद्ध जो शोषक की भूमिका में अवतीर्ण होते चले आए हैं। जिस क्षेत्र में क्षत्रिय श्रेणी शोषक हो या हो उठा है, उस क्षेत्र में सद्विप्रों को स्थूल शक्ति की सहायता लेनी पड़ सकती है, क्योंकि क्षत्रिय तो हथियार से लड़ेंगे। तो उन्हीं की भाषा में आपको भी, सद्विप्रों को भी स्थूल शक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी उनसे लड़ने के लिए। और विप्र युग में क्या होगा, जब विप्र लोग शोषण के माध्यम से अपना अधिकतम या आधिपत्य विस्तार करते चले हैं, तब विप्लव लाना होगा। कैसा? बौद्धिक जगत में विप्लव लाना होगा। तो बौद्धिक जगत में, और जिस कारण से गणतांत्रिक संरचना वैश्यों की पूंजी का पहाड़ सृष्ट करने में सहायता करता है। अभी सुनिए, आज की जो स्थिति है जगत में
और जिस कारण से गणतांत्रिक संरचना, जो आज की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जिसको लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, वैश्यों की पूंजी का पहाड़ सृष्ट करने में सहायता करता है। इसलिए गणतंत्र की सहायता से वैश्य श्रेणी का शासन चलता रहता है। हम सब जानते हैं कि वैश्यों का सबसे बड़ा टूल्स है वो है डेमोक्रेसी। और इसलिए वैश्य शोषण के युग में सद्विप्र को क्या करना होगा? उनको निर्वाचन के अंश ग्रहण कर विजयी होने का कौशल भी अर्जन करना होगा, और यह प्रयोजनीयता भी देखा जा सकता है। बहुत लोगों ने, मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन लड़ने को तो कहीं नहीं कहा गया है। सो दिस इज द आंसर, और ये आंसर कहीं और से मैं नहीं दे रहा हूं, आइडिया एंड आइडियोलॉजी के लास्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, आप रिफर कर सकते हैं। तो अभी सद्विप्र का कर्तव्य होगा समाज में जिस श्रेणी का आधिपत्य रहेगा, वह श्रेणी जैसे शोषण करने का सुयोग न पाए, वह देखना, वही देखना आपका काम है। उन छात्र बुद्धि या विप्र बुद्धि शूद्रों को जो विप्लव के अग्रदूत बनेंगे, बाबा कहते हैं ना कि जो विक्षुब्ध शूद्र हैं वही विप्लवी बन सकते हैं और वही विप्लवी अग्रदूत बनेंगे। तो उन छात्र बुद्धि मतलब क्षत्रिय बुद्धि मतलब बहादुर लोग, और विप्र लोग जो विवेकशील लोग हैं, जो विप्लव के अग्रदूत बनेंगे, श्रृंखला में सदा सदा सीखना होगा, विप्लव की उपयुक्त ढंग से शिक्षा ग्रहण करनी होगी, अपने चरित्र का निर्माण करना होगा, नीतिवादी बनना होगा। एक शब्द में मैं कह सकता हूं कि उन्हें सद्विप्र बनना होगा। ये बाबा का है। सद्विप्र का अर्थ ही है वह व्यक्ति जो नीतिवादी हो, धार्मिक मनोवृत्ति के हों और दुर्नीति के विरुद्ध संग्राम में जुटे हों, उन्हीं को कहते हैं सद्विप्र। समाज चक्र की परिघूर्णन क्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नेचुरल, ये प्राकृतिक रूल है, प्राकृतिक धर्म है कि एक समाज के बाद दूसरा समाज आता रहता है समाज चक्र में। तो समाज चक्र की परिघूर्णन क्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता, सद्विप्र भी नहीं रोक सकते। क्या कर सकते हैं? सद्विप्र समाज चक्र की चक्र नाभि में अधिष्ठित होकर घूर्णन क्रिया पर सजग और सतर्क दृष्टि रखेंगे, ताकि छात्र के बाद विप्र, विप्र के बाद वैश्य, इसके बाद एक युग आता ही रहेगा और सद्विप्र उसे रोक नहीं सकेगा। पर विप्लोत्तर छात्र युग की प्रतिष्ठा के बाद उसकी सतर्क दृष्टि क्षत्रिय समाज के प्रतिभू के रूप में रहेगी कि वह केवल शासन ही करता रहे, शोषण की भूमिका पर न उतरे। यह देखना सद्विप्रों का काम है। यदि शोषण की भूमिका पर उतरे तो साथ ही साथ प्रतिश्लेषण की सृष्टि करके, मतलब सृष्टि करके वह सद्विप्र छात्र युग का अवसान ले आएगा, उनका अंत करेगा। और विप्र युग और वैश्य युग के लिए भी वह ऐसा ही व्यवहार करेगा यदि शासक शोषक के रोल में आ जाते हैं। तो सद्विप्र समाज को स्वाभाविक क्रांति की ओर न बहकर प्रयोजन के अनुरूप समाज विप्लव की व्यवस्था करनी होगी, व्यवस्था करेगा। यह सद्विप्रों का काम है। तो सद्विप्र के जीवन में ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा जब वो पैर फैलाकर आराम करते हुए कह सके कि यह आज कोई काम नहीं है। सद्विप्र के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। तो इस पृथ्वी पर मानव इतिहास के प्रथम परिक्रमा में आज तक सद्विप्र समाज का विकास नहीं हुआ है। सद्विप्र समाज के न रहने के कारण समाज चक्र स्वाभाविक तौर पर ही घूमता चल रहा है। हर युग में प्रधान वर्ग के शासन के बाद शोषण हो रहा है, उसके बाद में क्रांति या विप्लव होता है, थेसिस के साथ फिर एंटी थेसिस क्रिएट होता है, जैसे कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में मार्क्स ने किया था। सद्विप्र की सहयोगिता न मिलने के कारण, मतलब सद्विप्रों का न होने के कारण मानव समाज की बुनियादी मजबूत नहीं हो सकती। आज हर युक्तिनिष्ठ धार्मिक नीतिवादी संग्रामी मनुष्यों से मेरा यह अनुरोध है
प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि आज हर युक्तिनिष्ठ जो तार्किक मनुष्य है, जो विवेकशील प्राणी है, उससे धार्मिक और नीतिवादी संग्रामी मनुष्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अति शीघ्र एक स्वस्थ सद्विप्र समाज का निर्माण करें और इन सद्विप्रों को सब देशों के लिए काम करना होगा, क्योंकि ये जियो सेंटिमेंट से बाहर रहते हैं, ये भौम भाव प्रवणता से ऊपर की चीज होते हैं। तो कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन सद्विप्रों को सब देशों के लिए काम करना होगा। वे आएंगे सब मनुष्यों की सर्वात्मक मुक्ति के लिए। वंचित पृथ्वी की धूलि लुंठित मानवता उनके आगमन की प्रतीक्षा में अधीर होकर पूर्वी आकाश की ओर देख रही है। ये जिम्मेवारी सब सद्विप्रों को लेना होगा। अब आते हैं तीसरे सूत्र पर। तो आप पहला सूत्र था वर्ण प्रधानता चक्रधारा याम, ये आप समझ गए। दूसरा था चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नियंत्रका, ये भी आप समझ गए हैं। अब तीसरा जो प्रवृत्ति का जो तीसरा सिद्धांत है, शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धनं क्रांति। हिंदी में इसका मतलब है समाज चक्र की गति को जरूरत पड़ने पर सद्विप्रों के द्वारा बलपूर्वक बढ़ाना ही क्रांति है। मतलब यदि कोई व्यवस्था चल रही है, तो जैसे कि अभी शोषण चल रहा है, वैश्विक का शोषण चल रहा है, तो कहते हैं कि शक्ति संपातेन, शक्ति का प्रयोग करके इसके बाद वाला युग जल्दी लाना है, तो इसके लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्रांति। अब इसका मीनिंग क्या है? शक्ति मतलब बल, सभी जानते हैं, फोर्स। संपातेन मतलब थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, प्रयोग करने से। शक्ति संपातेन मतलब बल प्रयोग करने से। और चक्र मतलब आप समझ रहे हैं, समाज चक्र। गतिवर्धन मतलब टू एक्सीलरेट द मूवमेंट ऑफ, टू इंक्रीज द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द सोशल साइकिल। सोशल साइकिल के गति को बढ़ा देते हैं, तो गति का बढ़ जाना, त्वरित हो जाना, तो यही है क्रांति, यही है इवोल्यूशन कहलाता है। इसको मैं फिर पढ़ देता हूं, और यही एक सूत्र के रूप में तीसरा जो प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो कहता है समाज चक्र की गति को जरूरत पड़ने पर सद्विप्रों के द्वारा बलपूर्वक बढ़ाना ही क्रांति है। और इसको संस्कृत में कहते हैं शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धनं क्रांति। इसका भावार्थ को समझते हैं। जहां क्षत्रिय शोषक बन जाते हैं, वहां सद्विप्र क्षत्रियों का दमन कर, समझिएगा, समझने की बात है। जहां क्षत्रिय शोषक बन जाते हैं, वहां सद्विप्र क्षत्रियों का दमन कर विप्र युग की प्रतिष्ठा करेंगे, मतलब आने वाले युग की प्रतिष्ठा करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब विप्र युग आना उचित था, ऐसा करके शक्ति संप्रयोग के द्वारा उनका आगमन को त्वरान्वित करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। तो इस प्रकार युग परिवर्तन करने को क्रांति कहते हैं, इवोल्यूशन कहा जाएगा। और स्वाभाविक परिवर्तन जो नेचुरल चेंज है, वो क्रांति में एकमात्र यही अंतर है, एक जो नेचुरल साइकिल, उसमें यही अंतर है कि शक्ति संप्रयोग के द्वारा चक्र की गति बढ़ जाती है, और लोग जो है अच्छे दिन बोल सकते हैं, तो पॉलिटिकल गेम हो जाता है, जल्दी आप मनुष्यों के लिए कल्याण का पथ जल्दी आ सकता है, या वो स्थिति शोषण मुक्त जल्दी हो सकते हैं। तो श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि सभ्यता के वितरण में एक युग क्रमशः रूपांतरित हो जाता है, दिखाई पड़ता है नया युग। ऐसा होता है कि नया युग दिखाई पड़ने लगता है, तो इस क्रम में विवर्तन को कहा जा सकता है क्रांति। वस्तुतः गणतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि जो हमारे यहां भी चल रहा है डेमोक्रेसी में, जनगण की उन्नति अत्यंत धीमी गति से होती है। इस कारण इसे विप्लव नहीं कहा जा सकता है। नेचुरल छोड़ दीजिएगा तो समाज का चक्र तो घूमेगा, लेकिन बड़ा स्लो दृष्टि से घूमेगा। कितने लोग मर के भूत बनने को विवश हो जाएंगे। इसलिए सद्विप्रों की जरूरत है, ताकि वह दिन जल्दी आ जाए, जो परिवर्तन होना है वो जल्दी हो जाए। तो इस प्रकार इस सूत्र में क्रांति की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि किसी भी वर्ण की प्रधानता के समय यदि दुर्जनों के दमन की आवश्यकता आन पड़े, तो सद्विप्रों के द्वारा बल प्रयोग कर जो युग परिवर्तन लाया जाए, उसे क्रांति कहा जा सकता है।
और ऐसा सदविप्लव को करना चाहिए। तो ये एरो आप देख रहे हैं, जैसे क्षत्रिय युग है तो आगे ही बढ़ेगा, क्षत्रिय युग से विप्र विप्र युग से वैश्य युग। अब इसकी एक तो शक्ति संपातेन हो गया सॉरी, जो चौथा सूत्र है वो है अगला, तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धनम विप्लव। एक तो था शक्ति संपातेन, मतलब जोर लगा दो भाई, और एक है तीव्र शक्ति संपातेन, मतलब बहुत जोर लगा करके, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सब लोगों को आगे लेकर के, और तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धनम विप्लव, उसको विप्लव कहते हैं, ताकि कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देना। तो इसका मीनिंग है इंग्लिश में इसका मीनिंग है accelerating the cycle of the society by the application of tremendous force। समाज की जो दुर्योग है उसको समाप्त करने के लिए बहुत अधिक शक्ति लगा करके उसके परिवर्तन की गति को बढ़ा देते हैं, और इसको विप्लव कहते हैं। तो रिवोल्यूशन इज द एक्सिलरेशन ऑफ द सोशल साइकिल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेमेंडस फोर्स। तो वहां पर था क्रांति किसको कहते हैं, शक्ति लगा देने से, और जब अति शक्ति लगा देते हैं, जब तीव्र शक्ति लगा देते हैं, जब ट्रेमेंडस फोर्स लगाते हैं, तो उसको कहते हैं विप्लव। तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग के लिए तीव्र मतलब आप सब समझते हैं, तेज, अचानक, या जोर लगाना, है ना, काफी मात्रा में, अत्यधिक, प्रचंड जोर, जोर जिसको बोलते हैं, ट्रेमेंडस फोर्स बोलते हैं। शक्ति मतलब फोर्स होता है, बल, आप सब जानते हैं, शक्ति संप्रयोग होता है। संपातेन मतलब थ्रू एप्लीकेशन, उनके प्रयोग से, शक्ति के प्रयोग से। तीव्र शक्ति मतलब तीव्र शक्ति संपातेन मतलब तीव्र बल प्रयोग करके, बड़े पैमाने पर बल प्रयोग करके। गतिवर्धन मतलब समाज का जो गति है उसमें त्वरित कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं। विप्लव मतलब, और इसी को हम विप्लव कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर उथल पुथल करने की आवश्यकता पड़े तो उसको हम विप्लवी कहते हैं, विप्लव कहते हैं। तो भावार्थ इसका मूल यही है, यदि थोड़े समय में किसी विशेष युग को हटाकर परवर्ती युग की प्रतिष्ठा की जाए, मतलब आगे आने वाले युग की प्रतिष्ठा की जाए, अथवा किसी युग के कठोर बंधन को ध्वस्त करने के लिए यदि अत्यधिक शक्ति संप्रयोग की आवश्यकता हो, तो वैसी दशा में तत्संक्रांत परिवर्तन को ही हम विप्लव कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। प्रभात रंजन सरकार कहते हैं, विप्लव के संबंध में अन्यत्र कहा गया है, विप्लव का अर्थ है एक बड़ा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन लाने के लिए रक्तपात होना। देखिए यहां पर बात आती है, बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि रक्तपात तो होगा ही, तो यहां पे थोड़ा बातों को ध्यान दीजिएगा, बाबा क्या कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसके लिए रक्तपात तो जरूरी है, तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पर विक्षुब्ध शूद्र में जहां छात्र मनोभावपन्न व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, वहां रक्ताशयी विप्लव के माध्यम से ही यह परिवर्तन आता है। ध्यान रहे, यदि समाज में जो विक्षुब्ध शूद्र हैं उनमें यदि मनोभाव, यदि कैसा मनोभाव होगा, यदि क्षत्रिय का मनोभाव अधिक होगा उनकी संख्या, तो वहां रक्तशयी या रक्ताश्रय विप्लव के माध्यम से यह परिवर्तन आता है। परंतु रक्तपात के बिना और बौद्धिक संघर्ष के माध्यम से विप्लव नहीं हो सकता, ऐसी बात भी जोर देकर नहीं कही जा सकती है। वह तभी संभव हो सकता है, बाबा कहते हैं, जब जो विक्षुब्ध शूद्र हैं, उनमें क्षत्रिय भी आते हैं, विप्र भी आते हैं, तो यदि विप्र मनोभावापन्न व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो, मतलब ज्यादा एजुकेटेड लोग हों, जो मन प्रधान लोग हों, बुद्धिजीवी लोगों की संख्या यदि, विप्लवी बुद्धिजीवियों की संख्या यदि ज्यादा हो, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि रक्तपात कम हो या नहीं हो और परिवर्तन आ सकता है। तो जनगण की मुक्ति अधिकांश क्षेत्र में रक्त स्नान ही होती है। अधिक क्षेत्रों में आज तक यही देखा गया है कि जब भी हम विप्लव की बात करते हैं तो वहां रक्तपात होता है। समाज परिवर्तन का अन्यतम वैज्ञानिक पद्धति हुआ विप्लव। एक बाबा ये सब सिस्टम बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं।
तो एक जो वैज्ञानिक पद्धति है वो विप्लव है, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। संस्कृत शब्द विप्लव की उत्पत्ति हुई है वी प्लस प्लू प्लस अल प्रत्यय जोड़ करके, मतलब हर विप्लव ही व्यष्टिक जीवन तथा समष्टिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लेकर आता है, उसे कहते हैं विप्लव। तथा व्यष्टि और सामूहिक मनस्तत्व में सुदूर प्रस्तरी परिवर्तन लाता है, मतलब बहुत दूर तक चलने वाला परिवर्तन लाता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा 6 स्पोक्स ऑफ सोशल साइकिल जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कि जिस समाज की संरचना में 6 बिंदु रहेंगे उनमें हजारों वर्ष तक चलने की संभावना है। तो समाज की गति को त्वरान्वित करने के लिए तीव्र शक्ति प्रयोग करने को विप्लव कहा जाता है, और ये विप्लव घटना चाहिए समाज में। इसलिए प्रौद्ध के विचार से तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धनं विप्लव। तो हम विप्लव उसको कहते हैं जहां असीम शक्ति लगाकर हम विप्लव लाना चाहते हैं, अर्थात तीव्र शक्ति संप्रयोग करके समाज गति में द्रुति का संचार करना ही विप्लव है। अल्प समय में तीव्र शक्ति संप्रयोग करके या इसके करने के माध्यम से शोषण को अच्छेद करके सामूहिक मनस्तत्व में परिवर्तन लाकर चलने वाले युग को हटाकर उसके परिवर्तित युग में ले आने का नाम ही है विप्लव। मतलब बोलचाल की भाषा में तुम हटो, तुमसे नहीं होता है तो हम करके दिखाते हैं, तो ये बात है। तो विप्लव का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समाज के सामूहिक मनस्तत्व की स्थितिशीलता तथा स्थानुत्व के बाधाओं को अतिक्रम करके एक युग से अन्य युग में समाज को प्रतिष्ठित कर देना। तो विप्लव के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं पैलेसियल रिवोल्यूशन, दूसरा होता है पैरामेडिकल रिवोल्यूशन, दूसरा होता है न्यूक्लियर रिवोल्यूशन, जिसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आप लोग भी सुने होंगे न्यूक्लियर रिवोल्यूशन के बारे में। विप्लव में बदलाव इतना तेज होता है कि पुराना सब बहा ले जाता है, शोषक शासक नेस्ता नबूद हो जाते हैं। जब विप्लव होता है तो सब कुछ नया आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड विप्लव, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब 5वें सूत्र पे आते हैं। अब हम अभी तक तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे थे, है ना। अब हम लोग विपरीत डायरेक्शन में जाने की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा भी संभव है। लेकिन शुरू में ही बता दूं कि विपरीत में जब आप ले जाते हैं समाज को तो बड़ा कम दिन के लिए स्थायी रहता है, वो स्थायी नहीं होता है। तो 5वां सूत्र कहता है शक्ति संपातेन विपरीत धारायांग विक्रांति। आप देखिए विप्रयुग से क्षत्रियुग की तरफ एरो बता रहा है, ये जो लाइन बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ है बल प्रयोग के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के साधारण नियम के उल्टा बदलाव को क्रांति का उल्टा जो होता है वो विक्रांति कहते हैं। तो विक्रांति उसको कहते हैं, इसीलिए कहा गया है शक्ति संपाते न विपरीत धारायांग विक्रांति, तो उसको विक्रांति कहेंगे। तो रिवर्सिंग द मूवमेंट ऑफ द सोशल साइकिल। उदाहरण के लिए अभी क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, वैश्य युग चल रहा है। तो वैश्य युग में यदि कोई शक्ति संपात करके बोले कि नहीं विप्र युग आएगा, केवल बुद्धिजीवियों का युग आएगा, तो ये बहुत बल प्रयोग करके यदि आप कर भी दें ऐसा, तो वो बहुत कम समय के लिए होता है, वो आगे आता है फिर। तो इसको कहते हैं काउंटर रिवोल्यूशन। तो काउंटर रिवोल्यूशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू टर्न द फ्लो ऑफ द सोशल साइकिल, जो अब तक चल रहा था क्लॉकवाइज, टू रिवर्स डायरेक्शन, इट चेंजेस इनटू द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब इसका वर्ड का मीनिंग ये सब आप सब, शक्ति मतलब बल आप सब जानते हैं, संपाते न मतलब प्रयोग करके, शक्ति संपाते न मतलब फोर्स का बल का प्रयोग करके, विपरीत मतलब उल्टा। ये कि यहाँ पर नया शब्द आया बट इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। धाराया मतलब इन द फ्लो ऑफ सोसाइटी। विक्रांति का मतलब होता है काउंटर रिवोल्यूशन, विक्रांति कहलाता है। जब विपरीत दिशा में जब समाज को ले जाते हैं तो उसको विक्रांति कहते हैं। इसका भावार्थ है शक्ति संप्रयोग के द्वारा यदि किसी एक युग को उसके पहले वाले युग में वापस लाया जाए। जैसे हमें समझाने के लिए यहाँ पर एक फोटो बना दिए हैं, विप्र युग से यदि पीछे ले जाते हैं, स्वाभाविक गति क्या है समाज की,
शूद्र युग से क्षत्रिय युग आएगा, क्षत्रिय युग से विप्र युग आएगा, विप्र युग से वैश्य युग आएगा, जो अभी चल रहा है। लेकिन हमारा पांचवा सूत्र कहता है कि कभी कभी समाज में ऐसा भी हुआ है, कुछ एग्जाम्पल हैं, बट हिस्ट्री का विषय है, मैं आज इस पे नहीं बोलूंगा, हम लोग और डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। जैसे रशिया में इस तरह के रिवोल्यूशन हुए हैं कि विप्र युग को फोर्स देकर के क्षत्रिय युग में बदल दिया गया, और एक एक बार नहीं, दो दो बार हुआ है वहां इतिहास में। इस तरह से हम लोग के भी आर्यन रिवोल्यूशन में हुआ है इस तरह का। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, बस इतना ही जानना है कि ऐसा भी होता है। इसका भावार्थ है शक्ति संप्रयोग के द्वारा यदि किसी एक युग को उसके पहले वाले युग में वापस लाया जाए, मतलब विप्र युग को यदि हम उल्टा ले जाकर क्षत्रिय युग में ले जाना चाहते हैं शक्ति संप्रयोग करके, तो उसको हम काउंटर रिवोल्यूशन कहते हैं, उसको विक्रांति कहते हैं। ये केवल परिभाषा की बात है। सो विप्र युग के बाद क्षत्रिय युग की प्रतिष्ठा को विक्रांति कहेंगे। यह विक्रांति अत्यंत ही अल्प स्थायी होती है, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया, ये बहुत स्थायी नहीं हो सकती क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, नेचर के खिलाफ है। तो ये जो है बहुत छोड़े दिन के लिए, अर्थात अल्प काल के बाद ही फिर उसके बाद का युग अथवा उसके भी बाद का युग वापस आ जाता है। तो यदि विप्र युग के बाद हठात मान लीजिए आप फोर्स लगा करके क्षत्रिय युग में प्रवेश कर जाता है कोई समाज, और युग की विक्रांति घटाई जाए, वैसी हालत में वह क्षत्रिय युग दीर्घ स्थायी नहीं होगा। अल्प काल के बाद ही विप्र युग अथवा स्वाभाविक गतिधारा के अनुसार वैश्य युग वापस आ जाएगा। तो विक्रांति के संबंध में आप समझ गए, काउंटर रिवोल्यूशन के बारे में आप समझ गए। प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कभी कभी विशेष कोई गोष्ठी विपरीत भावात्मक भावधारा के प्रभाव में दैहिक व मानसिक शक्ति संपात के द्वारा समाज चक्र को पीछे की ओर ढकेल देती है या घुमा सकती है। ऐसा भी समाज में हुआ है, और यह सभ्यता के क्रम विवर्तन का विरोधी है। क्योंकि आपने देखे हैं कैसे हमारा चलता है साइकिल, शूद्र युग, क्षत्रिय युग, विप्र युग, वैश्य युग, फिर शूद्र युग, क्षत्रिय, ऐसे ही चलता है। लेकिन इसके यदि अगेंस्ट में कभी फोर्स के द्वारा आप चला सकें तो उसको विक्रांति कहते हैं, इतना ध्यान रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्णों के प्रभाव का एक साधारण क्रम है। शूद्र युग के बाद क्षत्रिय युग, क्षत्रिय युग के बाद विप्र युग, विप्र युग के बाद वैश्य युग आता है। हमेशा ध्यान रहे कि हम मानसिक वर्ण की बात कर रहे हैं, और शूद्र युग के बाद फिर क्षत्रिय युग आता है। तो इस क्रम से बल प्रयोग के द्वारा सामान्य बदलाव क्रांति है, इसको हम क्रांति कहते हैं। परंतु यदि उल्टा बदलाव, जैसे क्षत्रिय के बाद शूद्र युग यदि आ गया, या विप्र के बाद क्षत्रिय युग आ गया, या वैश्य के बाद विप्र युग आ गया, अर्थात पीछे के युग की ओर यदि युग की प्रधानता की तरफ क्या बोलते हैं, बदलाव को विक्रांति कहते हैं। ऐसा होने से उसको हम क्रांति नहीं, उसको विक्रांति कहेंगे। इसके लिए भी बल प्रयोग होगा, पर यह अस्वाभाविक है, ये अननेचुरल है, क्योंकि इसमें समाज का चक्का उल्टी दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमता है। यस, अब हम आते हैं छठे प्रवृत्ति का छठा सिद्धांत है समाज के बारे में। अब ये क्या है, तो उधर हम लोग देखे थे विप्लव, अब यहाँ पे प्रति विप्लव आता है। तो संस्कृत सूत्र है तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां प्रति विप्लव। यदि इसका हिंदी अर्थ है विप्लव ही की तरह, यदि उल्टी दिशा में समाज चक्र को चलाने के लिए, सामाजिक बदलाव के या लाने के लिए प्रति विप्लव कहलाएगा। सामाजिक विकास की धारा से उल्टा क्रम में जबरदस्त बल प्रयोग के द्वारा यह ऐसा होता है, समाज में हो सकता है। इसका इंग्लिश मीनिंग है reversing the movement of the social cycle by the application of tremendous force is called counter revolution। हमने पहले क्या देखा था, शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धन क्रांति, उसके बाद चौथा जो था तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धन विप्लव था। अब फिर अभी क्या है, तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां प्रति विप्लव। यदि बहुत तीव्र शक्ति संपात करके यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में यदि चक्के को घुमा देते हैं समाज के, तो उसको हम प्रति विप्लव कहते हैं।
तो यदि हम सब संधि विच्छेद करते हैं तो आप जहां तीव्र मतलब आप सब समझ गए हैं, तेज, अचानक, काफी मात्रा में, अत्यधिक, प्रचंड रूप से, इसको तीव्र कहते हैं। शक्ति मतलब बल, संपातेन मतलब प्रयोग करके, तीव्र शक्ति संपातेन मतलब तीव्र बल प्रयोग करने से, बाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रेमेंडस फोर्स। विपरीत मतलब अपोजिट, उल्टा। धारायांग मतलब द फ्लो, बहाव, सोशल फ्लो। प्रतिविप्लव, इसको कहते हैं प्रतिविप्लव, काउंटर रिवोल्यूशन। इसका जो भावार्थ हुआ कि अत्यंत अल्प काल में अनुरूप भाव से अथवा अधिक शक्ति संप्रयोग के द्वारा यदि किसी युग को पीछे के युग में ढकेल दिया जाए तो उसे प्रतिविप्लव कहते हैं, काउंटर रिवोल्यूशन कहते हैं। विक्रांति की तुलना में प्रतिविप्लव और भी क्षणस्थायी होता है। बाबा बोले थे ना इसके पहले वाले में कि जो विक्रांति होती है वो क्षणस्थायी होती है, लेकिन जो तीव्र शक्ति संपात से जो आप प्रतिविप्लव लाते हैं वो और भी कम स्थायी होती है, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ है। इसलिए तो प्रतिविप्लव के संबंध में प्रभात रंजन सरकार जी ने अन्यत्र कहते हैं, खूब अल्प समय के मध्य प्रचंड शक्ति संपात की सहायता से अथवा प्रचंड राजनैतिक चाप के द्वारा सृष्ट कर यदि इस समाज चक्र को पीछे की ओर घुमा दिया जाए तब उसे कहा जाएगा प्रतिविप्लव, काउंटर रिवोल्यूशन। यह ठीक ब्रह्म चक्र में ऋणात्मक प्रतिसंचर की तरह है। ये तो यदि तीव्र शक्ति संपात करने के बाद समाज का चक्का अगर विपरीत दिशा में घूमने लगे तो उसे प्रतिविप्लव कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। प्रतिविप्लव में समाज पूर्ववर्ती युग में ही लौट जाता है। एक्सक्यूज मी, कौन है भाई? एक्सक्यूज मी, या दादा अभी क्लास चल रहा है, कैन आई रिंग आफ्टरवर्ड्स? ओके, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यदि तीव्र शक्ति संपात करने के बाद समाज का चक्का अगर विपरीत दिशा में घूमने लगे तो उसे प्रतिविप्लव कहा जाएगा। प्रतिविप्लव में समाज पूर्ववर्ती युग में ही लौट जाता है। मतलब मान लीजिए हम अभी विप्र से वैश्य युग में आए थे तो फिर वैश्य युग से विप्र युग में आ जाते हैं, इसको कहते हैं प्रतिविप्लव। तो ये बात समझ में आ गई होगा। अब 7वें पे चलते हैं हम लोग। आज कम से कम समाज चक्र खत्म कर लेते हैं, 8 जो सूत्र हैं। तो आगे क्या है? आगे है तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायांग विप्लव। सॉरी ये मैं दिखाया नहीं बट आप लोग समझ गए हैं। जब वैश्य के बाद जब विप्र युग आए या विप्र के बाद क्षत्रिय युग आए तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको कहेंगे प्रतिविप्लव। अब आते हैं हम 7वें पर, पूर्ण वर्तनेन परिक्रांति। इसका केवल डिफिनीशन से मतलब है, इसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है जो अभी हम सूत्र बता रहे हैं। ये केवल डिफिनीशन है कि परिक्रांति किसको कहते हैं। जब पूरा एक चक्का घूम जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ शूद्र युग से चले थे, आदि मानव के युग से, उसके बाद छात्र युग में आए, फिर विप्र युग में आए, आज हम वैश्य युग में हैं। और अभी जब क्रांति होगी, विप्लव होगा विक्षुब्ध शूद्रों के द्वारा, तो पुनः शूद्र युग आएगा। बट जैसा आप जानते हैं शूद्र युग में शूद्रों का वर्चस्व नहीं हो सकता, इसलिए तुरंत ये जो है छात्र युग यानी बहादुरों के हाथ में सत्ता आ जाती है। तो अब हम आते हैं कि पूर्ण वर्तनेन परिक्रांति। तो परिक्रांति है क्या? तो हिंदी में इसका अर्थ है समाज में वर्ण प्रधानता के युगों में बदलाव का चक्का जब एक चक्कर पूरा कर ले तो उसे परिक्रांति कहते हैं। समझ में आ गया? कंप्लीट एक चक्कर यदि लग गया, शूद्र युग से छात्र युग, विप्र युग से वैश्य युग, फिर शूद्र युग, तो इसको कहते हैं एक परिक्रांति। तो पूर्ण वर्तनेन परिक्रांति, इसको इंग्लिश में कहते हैं अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सोशल साइकिल इज कॉल्ड पेरिफेरिक इवोल्यूशन। और इसका मीनिंग आप लोग पूर्ण मतलब आप जानते हैं, पूर्ण रूप से पूरा एक चक्का। आवर्तनेन यानी कि घूम करके, घूम जाने पर, परिक्रांति, इसको परिक्रांति कहते हैं। परिक्रांति जब समाज चक्र एक चक्कर पूरा करता है तो उसको परिक्रांति कहा जाता है। इसका भावार्थ है समाज चक्र एक बार पूर्ण रूप से घूम जाने पर अथवा एक बार शूद्र विप्लव घटने पर उसको समाज चक्र की परिक्रांति कहेंगे। तो परिक्रांति के संबंध में
भी कुछ कहा गया है, वो कहा गया है कि इसे शूद्र युग से शुरू कर एक के बाद दूसरा, जब 4 युग जब आप पार करते हैं, जब अतिक्रांत हो जाता है, अर्थात समाज चक्र जब संपूर्ण भाव से एक बार घूम जाता है, उसी अवस्था को कहते हैं परिक्रांति। एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ ये जब होता है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब एक युग का अंत होता है और दूसरे युग का आरंभ होता है, ये 4 बार होता है एक चक्कर में, ये आप समझ सकते हैं। तो इस मध्यवर्ती अवस्था को कहा जाता है युग संक्रांति। आपने सुना होगा युग संक्रांति शब्द का। ये कौन है भाई, एक खाना खा रहे हैं सामने वीडियो ऑन करके। एनीवे, तो एक परिक्रांति में समाज चक्र 3 युग संक्रांतियों से गुजरता है। कब? जब शूद्र युग से छात्र युग आता है, जब छात्र युग से विप्र युग आता है, और जब विप्र युग से वैश्य युग आता है, और जब वैश्य युग से शूद्र युग आता है। इस प्रकार समाज के 4 प्रकार के गति एवं 5वां परिक्रांति को हमने सूत्र 3 से लेकर 5 तक में देखा है ना। तो ये हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं अंतिम सूत्र पर, वो है 8वां सूत्र। तो आप लोग समझ गए कि क्रांति क्या होती है, विप्लव क्या होता है, विक्रांति क्या होती है, प्रति विप्लव क्या होता है, परिक्रांति क्या होती है, ये सब हम लोग समझ गए। तो क्रांति जो है इवोल्यूशन, विक्रांति जिसको काउंटर इवोल्यूशन कहते हैं, विप्लव मतलब रिवोल्यूशन, प्रति विप्लव मतलब काउंटर रिवोल्यूशन, एवं एक परिक्रांति, एक पेरिफेरी का पूरा चक्कर। तो ये जो बात हम समझ गए। अब हम आते हैं 8वां सूत्र आधार है। इसके बाद आपका अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अर्थ नैतिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत प्रवृत्ति का। तो 8वां पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है कि वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। ये बड़ी फेमस श्लोक है, बचपन में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि विचित्रता जो है वो प्रकृति का धर्म है। मतलब क्या बोलते हैं कि विचित्रता सृजन करना ही प्रकृति का धर्म है, उसको ऐसा ही ऑर्डर है परम पुरुष के द्वारा, और वही उसका धर्म है। तो इसको कहते हैं कि वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। नो टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर आइडेंटिकल। तो इसका हिंदी अर्थ है प्रकृति का धर्म ही है विचित्रता या बहुरूपता पैदा करना। कोई चाहे भी एक जैसा कोई चीज करना तो वो संभव नहीं है। यह हम सिमिलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आइडेंटिकलिटी की बात कर रहे हैं। तो वर्ड फॉर इसका वर्ड मीनिंग है वैचित्र्य, मतलब आप सब समझते हैं, विचित्रता, भिन्नता, भिन्न वर्णों की बात कहते हैं। प्राकृति मतलब प्राकृतिक, धर्म मतलब लॉ, स्वभाव, विशेषता। धर्म की ही परिभाषा है कि क्या उसका स्वभाव कैसा है, उसकी विशेषता क्या है। और फिर आता है समानतम, मतलब इक्वल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो एक समान बराबर दो भिन्न वस्तुओं का गुण एवं मात्रा मूल्य का एक समान होना या हूबहू समान होना, उसको कहते हैं समानम। भविष्यति मतलब होगा। अब आप समझ गए होंगे कि वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। इसका जो भावार्थ है, वैचित्र्य ही प्रकृति का धर्म है। सृष्ट जगत की कोई भी दो वस्तुएं हूबहू मतलब आइडेंटिकल नहीं होती हैं। दो शरीर एक नहीं होते, दो मन एक नहीं होते, दो अणु परमाणु भी एक नहीं होते। ये केवल आप ही समझ सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ साइंस ऑफ माइक्रोवाइटा। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि दो इवन अणु परमाणु भी एक नहीं होते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि कोई सब कुछ समान करना चाहे वैसी दिशा में प्रकृति धर्म की विरोधिता करने के कारण वह अवश्य ही व्यर्थ होगा या उसका सत्यानाश होगा। तो केवल प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में ही सब कुछ एक समान होता है, निर्गुणा अवस्था में ही सब कुछ एक समान होता है। तो वे सबको जो सबको एक करने की बात करते हैं, आइडेंटिकल करने की बात करते हैं, वो सबको ध्वस्त करने की बात करते हैं। बट यहाँ सिंथेटिकल अप्रोच है, न कि एनालिटिकल अप्रोच है। तो श्री प्रभात रंजन सरकार एक जगह कहते हैं, प्रकरोति इति प्रकृति। प्रकृति का काम ही है या
प्रकार करोति इति प्रकृति, अर्थात प्रकृति का अर्थ है प्रकार सृजन करने वाली शक्ति। अनादि अनंत अखंड ब्रह्म सत्ता में मनुष्य घट पटादि की सत्ता का बोध प्रकृति के कारण ही होता है। जितना भी हम अपने आंखों के सामने जो पैनोरमा देख रहे हैं, ये केवल प्रकृति के कारण ही होता है कि इस बहुधा रूपायित भेदात्मक जगत की सृष्टि के कारण स्वरूप जो शक्ति क्रियाशीला है, उसी का नाम है प्रकृति। ये सुभाषित संग्रह का पेज नंबर 8 पेज पर है, सुभाषित संग्रह 1 में। तो क्या सबको एक जैसा धन देना संभव है? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। और ऐसा करने का वादा करना या प्रयास करना भी एक डींग हाँकने से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि साम्यवाद की यह अवधारणा एक बोगस अवधारणा थी और झूठ की पुलिंदा थी, है ना। उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी, भेदभाव। और एक बात और समझने की बात है कि देखो, डिस्पैरिटी जो होती है, जो भेदभाव, और डाइवर्सिटी, विषमता या वैचित्र, इसमें इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। डिस्पैरिटी मतलब होता है भेदभाव, और डाइवर्सिटी मतलब विषमता, वैचित्र्य, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनको लेकर कहा गया है कि पूंजीवाद और साम्यवाद मानता है कि डिस्पैरिटी प्रकृति का नियम है। फाइन, धनी गरीब का भेदभाव अवश्य ही रहेगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ऐसा ही वे कहते हैं। लेकिन इस तरह का भेदभाव शोषण को प्रोत्साहित करता है और विभेद पर आधारित है, जबकि प्रौत कहता है कि वैचित्र्य एवं डाइवर्सिटी प्रकृति का नियम है। दो चीज हूबहू एक समान नहीं हो सकती। भेदभाव जो है, जहां डिस्पैरिटी है, वो शोषण को प्रोत्साहित करता है, जबकि डाइवर्सिटी जो है, जिसके हम विचित्रता कहते हैं, ये बहुतायतता जो है, मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, वो मल्टीप्लिसिटी को प्रमाणित करता है, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, और जिसके मूल में एकता झलकती है, उसके रूट में एकता है। सो नेचर विल नॉट सपोर्ट आइडेंटिकलिटी, बट ऑफ कोर्स इट सपोर्ट्स सिमिलैरिटी। So here I am ending because we have ended the 8th सूत्र, क्योंकि 8 सूत्र का तो बहुत बड़ा लेक्चर भी हो सकता है। देखिए, मनुष्य जब क्या कहते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, लगभग 800 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, किसी का थंब इंप्रेशन दूसरे से मैच नहीं करता, एक उदाहरण है। तो विचित्रता प्रकृति का धर्म है। बाबा भी कहते हैं कि देखो जी, मनुष्य को उसके संस्कार के अनुसार उसका शरीर और मन मिलता है, तो उसमें भी सिमिलरिटी नहीं देखी जाती है। इवन बोन एंड मैरोज आर एज पर योर ओन संस्कारस। सो आई एम सॉरी, आई थिंक आई हैव फिनिश्ड हियर, लेट मी स्टॉप इट हियर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी भाई बहनों को। उम्मीद है कि मैंने स्पष्ट करने की कोशिश में, और कुछ नहीं था, परिभाषाएं थी जो कि बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। यस मीतू दीदी, यू कैन आस्क। नमस्कार दादा, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और लास्ट टाइम भी मैंने बहुत एंजॉय किया था जब अपने जीपीआईएफ में हुआ था। बट दादा उसमें मैं हम ये लोगों जानना, ने दीदी केवल इकोनॉमिक पार्ट देखे थे हम लोग। थैंक यू। यस, समाज उसमें नहीं। हाँ या दादा, ये जो आपने पेरीफेरी की मतलब परिक्रांति है ना, पूरा जो एक पूरा सोशल सर्कल पूरा हाँ, या एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है, उसको परिक्रांति कहते हैं। यस दीदी। हाँ, तो दादा ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था हम्म। ग्रीक मिथोलॉजी में, जो वहाँ ग्रीक फिलोसफर है वो ये कहते हैं कि एक युग जो है वो 2000 ईयर का होता है। तो क्या ये सही है? कि किसी भी समाज को बहुत दिन तक रहने के लिए उसमें जरूरी है कि वो 6 तत्व हैं जो आप जानते हैं आप लोग, हाँ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। सोशल, हाँ तो हाँ। 6 फैक्टर्स आर देयर। और हम्म, चूंकि आज तक ये 6 फैक्टर किसी भी समाज में नहीं रहे हैं, इसलिए कोई समाज, चाहे वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो या जैसे रोमन सिविलाइजेशन है, कितने ऐसी सभ्यताएं आप जानती हैं, कितनी सभ्यताएं आकर चली गई हैं। बट यही कहते हैं कि ये 6 तत्व जिस सभ्यता में रहेंगे, वो हजारों हजार वर्ष तक रह सकती है।
So I think we should believe our guru. राइट। And अच्छा दादा, दूसरा क्वेश्चन ये है, जो Hmm. आपने प्रति विप्लव कहा, तो ये जो अफगानिस्तान में ऑल ऑफ अ सडन हुआ, very दे good हैव example. टेकन Yeah, yeah. बैक Good बैक example. I understand. women टू Yes, देयर yes, देयर वेल्स, उसको वो भी yes. एक प्रति विप्लव है। हाँ हाँ, यस, उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए, यस, नॉट फॉर द अच्छा, यूनिवर्स बट उस समाज के लिए, यस, यू राइट, यू राइटली। और